अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इसराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च कर दिया है। पिछले 18 घंटों के दौरान इसराइली अफवाज की जानिब से ईरानी शहरों को 5 मरहलों में निशाना बनाया गया है। पहला हमला गुज़िश्ता रात किया गया, जिसमें दारुल हुकूमत तेहरान, अस्फहान, तबरेज़ और नतंज समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने दावा किया है कि उसने इस कार्रवाई में 200 से ज़ायद तैयारे इस्तेमाल किए हैं, जिन्होंने कामयाबी के साथ नतंज में ईरान के मरकज़ यूरेनियम अफजोदगी प्लांट, तबरेज़ में एटमी तहकीकाती मराकज़ और दीगर शहरों में अहम अस्करी तनसीबात और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। इन हमलों में नाज़रीन ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पासदाराने इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी, मुसल्लह अफवाज के सरबराह मोहम्मद बाकरी, पासदाराने इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली, मुसल्लह अफवाज के डिप्टी कमांडर जनरल गुलाम अली, ईरानी एटमी प्रोग्राम के साबिक सरबराह फरीदौन अब्बासी समेत 6 एटमी साइंसदान शहीद हुए हैं। इसके बाद आज दोपहर में कई ईरानी शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दी। तबरेज़ के हवाई अड्डे से धुएं के बादल उड़ते हुए नजर आए। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उनकी जानिब से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल्स के रिजर्व्स को निशाना बनाया गया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं इन हमलों का मकसद इसराइली रियासत को ईरान से दरपेश ख़तरात को ख़त्म करना था। अगर ईरान को रोका ना जाता तो वो इंतहाई कम वक्त में जोहरी हथियार बनाने के काबिल हो जाता। इस सारे मामले में हैरान कुन तौर पर ईरान न सिर्फ इन हमलों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है, बल्कि पहले ही हमले में अपनी अस्करी क़यादत को भी गंवा बैठा है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि फ़ज़ाई हमलों के साथ साथ तेहरान पर हमले के वक्त ईरानी सरजमीन भी इस्तेमाल की गई, यानी इसराइली खुफिया एजेंट्स हमले के वक्त ईरान में मौजूद थे और उन्होंने इस हमले में अमली तौर पर हिस्सा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की एटमी तनसीबात पर हमलों के लिए कई साल की मनसूबाबंदी की है। अपने कमांडोज और हसास आलात को ईरान के अंदर स्मगल किया है। तेहरान के करीब एक खुफिया ड्रोन बेस को कायम किया है। इसराइली खुफिया एजेंट्स ने इसी बेस को हमले के वक्त इस्तेमाल किया है। ईरान की जानिब से इसकी कोई तस्दीक ताहम नहीं हुई है। अगर ये दावा नाज़रीन दुरुस्त है तो सवाल ये उठता है कि क्या ईरानी इंटेलिजेंस अब भी ईरान में, इसराइली एजेंट्स अब भी ईरान में मौजूद हैं? अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो वो जंग के दौरान ईरान को फिर किसी बड़े नुकसान से दो चार कर सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इसराइल ने ईरानी सरजमीन के अंदर से अपने अहदाफ को निशाना बनाया हो। इसमें सबसे ताज़ा वारदात पिछले बरस जुलाई में दारुल हुकूमत तेहरान में हुई, जब इसराइल ने हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद किया। वो उस वक्त ईरानी सदर मसूद की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए ईरान के अंदर मौजूद थे। इसराइली एजेंट्स ने नवंबर 2020 में ईरानी जोहरी प्रोग्राम की सबसे अहम शख्सियत समझे जाने वाले एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरी को तेहरान के करीब कार हमले में शहीद किया था। इससे पहले इसराइल मुस्तफ़ा अहमदी, दारवेश, मजीद शहरियारी, मसूद अली समेत कई एटमी साइंसदान ऐसी ही कार्रवाइयों में ईरानी सरजमीन पर इसराइली हमलों को में निशाना बना चुके हैं। इसराइली सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सहूनी रियासत ने ईरानी सरजमीन के खिलाफ एक घिनौना जुर्म किया है, जिसका अंजाम इंतहाई तल्ख और तकलीफदेह होगा। इसराइल अंजाम के लिए तैयार है। इन हमलों के फौरी बाद नाज़रीन ईरान की जानिब से इसराइल पर 100 ड्रोन से हमला किया गया है, जिसमें से 1 या 2 ड्रोन के अलावा कोई भी इसराइल तक पहुँच नहीं सका, और जो इसराइल की हदूद तक पहुँचने में कामयाब हुए उन्हें इसराइली दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो इसराइल को सबक सिखा सके। BBC ने अपनी रिपोर्ट में दोनों ममालिक के अस्करी ताकत का मवाजना किया है, जिसके मुताबिक ईरानी हाजिर सर्विस फौजियों की तादाद 6,10,000 है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 1,70,000 फौजी मौजूद हैं। ईरान के पास रूसी साख्ता टैंक्स हैं, जिनमें अक्सरियत पुराने मॉडल्स की है, जबकि इसराइल के पास जदीद तरीन मार्को टैंक्स मौजूद हैं। फ़िज़ाई ताकत में इसराइल को बढ़तरी हासिल है। इसराइल के पास 241 फाइटर जेट्स और 47 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। इनमें जदीद तरीन F-35 और F-16 जैसे तैयारे शामिल हैं। इसके मुकाबले में ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स और 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, और इनमें भी अक्सरियत पुराने मॉडल्स की है, क्योंकि आलमी पाबंदियों की वजह से ईरान
ये तमाम चीज़ें हासिल नहीं कर पा रहा। दोनों ममालिक के बहरी अफवाज को अगर देखा जाए तो ईरान के पास 101 जंगी जहाज़ हैं, जबकि इसराइल के पास 67 बहरी जंगी जहाज़ हैं। इस सब के बावजूद इसराइल को टेक्नोलॉजी में बढ़तरी हासिल है और इसका इजहार वो मुसलसल करता आया है। ईरान ने हालिया दौर में अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बहुत काम किया है। इसके पास मकामी तौर पर तैयार करदा बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो 2000 किलोमीटर दूर तक अपने अहदाफ को बड़ी कामयाबी के साथ निशाना बना सकते हैं। यानी ईरानी मिसाइल्स बराह रास्त इसराइल की सरजमीन तक वार करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इसराइल के पास आयरन डोम की शक्ल में एक ऐसा दिफाई निज़ाम मौजूद है जो किसी भी किस्म के मिसाइल्स को हदफ तक पहुँचने से पहले ही तबाह कर सकता है। अब इस सब के बावजूद अगर नुसरत एज़ी हो तो क्या मुमकिन नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का गठजोड़ भी किसी से ढका छुपा नहीं है। इसमें कोई बईद नहीं है कि मोसाद एजेंट्स को रॉ एजेंट्स की मदद हासिल हो। इसका सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तान की हिरासत में मौजूद भारतीय जासूस कुलभूषण यादव है, जो गिरफ्तारी से पहले ईरानी शहर चाबहार में ऑपरेट करता था और आज इसराइल ने ईरानी शहर चाबहार को भी निशाना बना दिया है। मुझे याद है कि पाक भारत जंग में भारतीय फौज के रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या ने किस तरह ईरानी वजीर खारजा की बेइज्जती की थी। ईरान ने इस पर बाकायदा एहतजाज भी किया था, लेकिन भारत की जानिब से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अब ईरान पर हमले के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी से मुंसलिक अकाउंट्स वही रिवायती मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आए हैं। ट्वीट्स किए जा रहे हैं उनकी तरफ से कि इसराइल ये जंग अपने लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि वो तो ये जंग इंसानियत के लिए लड़ रहा है। अगर आप इसराइल के साथ नहीं हैं तो फिर शिद्दत पसंद इस्लामी दहशतगर्दी के साथ हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक ये अकाउंट सिर्फ एक बयान जारी नहीं कर रहा है, बल्कि ये भारतीय फौज की सोच बता रहा है। मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत है ये दिखा रहा है और साबित कर रहा है कि ईरान चाहे अपनी बंदरगाह भी भारत के हवाले कर दे, इस्लाम और मुसलमान से नफरत और दुश्मनी में कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका जो हर वक्त इसराइल के पुश्त पर खड़ा रहता है, इसके वजीर खारजा मार्को रूबियो ने हैरान कुन तौर पर अमेरिका को इन हमलों से बिल्कुल ही अलग करते हुए कहा है कि अमेरिका का इन हमलों में कोई किरदार नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी फॉक्स न्यूज़ से बात की और उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में अमेरिकी फ़ौज ने कोई किरदार अदा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये तस्दीक की कि उन्हें इसराइली मंसूबों का पहले से इल्म था। साथ ही उन्होंने कहा कि अब भी वक्त है ईरान डील कर ले, इससे पहले कि कुछ न बचे। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका दुनिया में सबसे मोहलिक हथियार बनाता है और इसराइल के पास इन हथियारों का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है। अमेरिका इस वक्त साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि मिज़दाक़ अपने मकासद की तकमील में लगा हुआ है, जो ईरान को जोहरी हथियार बनाने से रोकना है। कतर, चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्किया और उर्दन समेत कई ममालिक ने इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने ईरान की खुलकर हिमायत की है और इसराइल की मजम्मत की है। बस अब इसराइल को मरम्मत की ज़रूरत है, लेकिन वो उस वक्त तक नहीं हो सकती कि जब तक मुस्लिम मुत्तहद ना हो जाएं, जैसे यहूद और नसारा मुत्तहद हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे बैरिस्टर राशिद असलम साहब, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी क़वानीन के उमूर के, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले खालिद साहब, आप फरमाइएगा। सर, हमने देखा है कि इसराइल ने कामयाबी के साथ, बड़ी कामयाबी के साथ अपने हदफ को न सिर्फ निशाना बनाया फ़िज़ाई तरीक़े से भी, बल्कि वो बता रहे हैं कि उनके अपने ही वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जहाँ कई अरसे से काम हो रहा था, खुफिया सिस्टम मौजूद है और उसके थ्रू उन्होंने ज़मीनी तौर पर भी कार्रवाई की है। हालांकि सबको पता था कि इसराइल हमला कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी नाकामी ईरान की क्या वजह समझ आती है आपको? जदीद टेक्नोलॉजी थी, ग्राउंड इंटेलिजेंस सपोर्ट थी, या फिर सिस्टम को जैम किया गया था जिसके बाद ये सिचुएशन पैदा हुई? बहुत शुक्रिया किरण, मुझे इनवाइट करने का। और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि ये कौन सी वजह है जिसकी वजह से ईरान कुछ नहीं कर सका और इतनी बड़ी कामयाबी, मिलिट्री कामयाबी इजराइल को हासिल हुई है। अब जितनी जितनी खबरें आ रही हैं, जो इनपुट आपने भी शेयर की है, मैंने भी डिफरेंट सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ मुख्तलिफ इंटरनेशनल वेबसाइट से दूसरी जगहों पे, तो मुझे और ज्यादा हैरत हुई है कि कितना नेटवर्क डीप इजराइल ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया हुआ था ईरान के अंदर। और अब आप, ये कोई शायद सीक्रेट नहीं रहा, आपने नोट किया होगा कि जितने लीडर्स चुनकर उन्होंने टारगेट किए हैं, वो पास पास के रिलीजियस लीडर्स भी हैं, मिलिट्री लीडर्स भी हैं और न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हैं।
तीनों एक सेगमेंट्स के टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर देना और इतनी प्रिसीजन से करना कि आपने नोट देखा है कि फ्रेट्रिसाइड या साइड पे कोई साइड डैमेज या कोलैटरल डैमेज नहीं नजर आया इस पूरे मार्के में। जिसका मतलब ये है कि उनको प्रिसीजन से लोकेशन पता थी, उनकी आइडेंटिफिकेशन पता थी, चाहे उन्होंने मोसाद ने पहले से इन्फिल्ट्रेट करके मार्क किया हुआ था। और साइंटिस्ट, हालांकि कल सुबह से सब चैनल्स, आप सब लोग कह रहे हैं कि अमेरिकन जरीदे ने या न्यूज ये आइटम आ गया है कि चांसेस हैं कि आज रात को इजराइल हमला करेगा, उसके बावजूद इतने बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट को, आर्मी चीफ को, उनके पासदारान इनकलाब के लीडर्स को एक जगह, ऐसी जगहों पे रखना जहां प्रिडिक्टेबल था, जहां पे एक रिपोर्टिंग हो सकती थी और उनमें कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं किया गया, उनको हाइड आउट नहीं किया गया, कहीं इनको डिस्पर्स नहीं किया गया, ये मुझे बहुत बड़ी हैरत होती है। इसका मतलब ये और भी खतरनाक कलाम मुझे ये नजर आता है कि इस ईरानी जो आर्म फोर्सेस या किसी गवर्नमेंट लेवल पर, बहुत ऊंचे लेवल पर कोई कॉम्प्रोमाइज हुए कुछ लोग जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं कि कौन किस वक्त कहां है, जिसकी वजह से इतनी प्रिसीजन से अटैक किया गया। आपने नोट किया होगा 200 जहाज जो इजराइल ने खुद कहा है कि हमारे वहां से टेक ऑफ किए हैं, 2200 किलोमीटर का फासला है, 1.5-2 घंटे की कम से कम फ्लाइट है, वन वे फ्लाइट है, वहां से आए हैं, जहां दरम्यान में रिफ्यूलिंग भी हुई उससे होगी। सिवाय F-35 जहाज जो इस्तेमाल हुआ है वो एक स्टेल्थ जहाज है जिसको पकड़ना मुश्किल था इन रडार्स के लिए, लेकिन F-16 F-15 में जो जॉर्डन या सीरिया या इराक के ऊपर से जो भी रूट लिया हो, उनको डिटेक्ट करना चाहिए था इतनी लंबी फ्लाइट को। किसी ने ना, अगर डिटेक्ट किया तो जाहिर है कॉम्प्रोमाइज है, रिपोर्ट नहीं किया गया। उसके बाद वो आकर पेनिट्रेट करते हैं, इतनी प्रिसीजन से मारते हैं। और आपने नोट किया होगा जो इंडिविजुअल्स मारे जाते हैं वो बड़ा मुश्किल होता है इतनी प्रिसीजन से सिंगल पर्सन को नॉकआउट करना। वो जरूर जमीनी एक सपोर्ट या इलेक्ट्रॉनिक या ऑब्वियसली एक लोकेशन उनके पास मौजूद थी। ये वेल थॉट आउट, वेल इंटीग्रेटेड वो है। और मेरा कंसर्न यहाँ पर तो खत्म नहीं होता, मेरा कंसर्न ये होता है, वहां से शुरू भी होता है कि अगर इजराइल के खिलाफ ने ये ऐलान किया कि हम अब हमला करेंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो जो रिस्पॉन्स है वो इजराइल को पहले से ना फोरवार्न कर दे कोई कि ये मिसाइल होंगे इस वक्त एग्जैक्टली सर, बड़े कैलकुलेटेड और बड़े 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 टारगेटेड ऑपरेशंस जो उनकी तरफ से किए गए, और जिस तरह की वीडियोस हमारे सामने आई हैं तो उससे नजर आता है कि फ़िज़ाई हुदूद भी इस्तेमाल हुई और फिर साथ साथ ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी की गई। अब मुझे ये फरमाइएगा सर, ये इसराइल और ईरान के दरमियान जो फासला है वो 2000 किलोमीटर्स का बनता है। अब इस दौरान क्या डायरेक्ट इसराइल की बेसिस से तैयारे उड़े और वो आकर ईरान पे उन्होंने अटैक किया, या फिर बीच में कोई किसी मुल्क की फ़िज़ाई हुदूद या उनकी एयर बेसिस को इस्तेमाल किया गया? क्योंकि जैसे ही जब ये खबरें और इत्तलात आना शुरू हुई थी और ईरान ने कहा था कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, कि जॉर्डन की तरफ से फौरी तौर पर ये रिप्लाई आया था कि हम किसी को भी अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो ये क्या हुआ है बीच में? ये जो तीनों जहाज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिनका नाम उन्होंने ले लिया F-35, F-16, F-15, ये तमाम की तमाम एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। दैट मींस कि एयर टू एयर रिफ्यूलर का अगर टैंकर, और जाहिर है 200 जहाजों के लिए तो काफी ज्यादा टैंकर्स हवा में मौजूद होंगे, इतनी बड़ी, और हवा में रिफ्यूल किया गया होगा, उनको एयर बेसिस यूज करने की जरूरत ही नहीं थी। हवा में उन्होंने टैंकर से उड़ते हुए रिफ्यूल किया होगा, वापसी पे या जाते हुए किसी स्टेज पे, ये भी अननोटिस रहा। दूसरी बात है, और जो जॉर्डन ने अनाउंस किया है वो बाद में अनाउंस किया है, जब उनके जहाज खैरियत से लैंड कर चुके थे, इतनी तबाही मचाकर कि एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल करनी दी जाएगी। अगर मैं ज्योग्राफिकल सर, जब ईरान ने कहा ना कि हम बदला लेंगे, उसके बाद ये जॉर्डन का स्टेटमेंट आया था। एग्जैक्टली। तो लॉजिकली अगर आप लाइन शॉर्टेस्ट रूट ड्रॉ करें तो इसराइल को सूट करता है कि वो जॉर्डन और इराक का रास्ता ले, जो 2000 किलोमीटर आप कह रही हैं वन वे, और 4000 किलोमीटर जाना है। और ऊपर से एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये देखिए, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि अमेरिका कहता है कि हमने बंकर बस्टर्स जो बॉम्ब्स हैं जो तकरीबन 100 फीट तक डीप इनसाइड ग्राउंड जा सकते हैं, हमने नहीं दिए इसराइल को। जबकि जो उनका तारान ये जो न्यूक्लियर प्लांट है, वो मैंने काफी अरसा पहले भी पढ़ा था कि उनका तकरीबन 80 से 100 फुट अंडरग्राउंड है, और उसको भी तबाह किया उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि वेपन्स भी ऐसे इजराइल के पास थे, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी बड़ी प्रिसाइज थी, और ऑब्वियसली बड़ी एक्यूरेसी से एडिट किया है बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस जो इनका नेटवर्क इनसाइड ईरान है। सर, मैं एक जगह और पढ़ रही थी, खालिद साहब मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ, तो जरूर इस पर भी बात करूंगी कि शाम और लेबनान, इनकी जो फ़िज़ाई हुदूद या इनका जो डिफेंस सिस्टम वगैरह है उसको जो तबाह किया गया है, तो ये प्रॉपर एक प्लानिंग थी, जिसकी वजह से जो आप बात करें कि आसमान में रीफ्यूलिंग का भी उनके पास सिस्टम मौजूद है ताकि उनके जहाज़ों को रोका ना जा सके। इस वजह से ईरान तक बड़ी आसानी से फ्लाइट्स आई भी हैं और
अटैक्स किए भी गए। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। राशिद साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सर। सारी दुनिया इस वक्त यकजमान है कि जो इसराइल कर रहा है वो चाहे फ़लस्तीन में हो या फिर इस वक्त जो ईरान में किया जा रहा है, ये नंगी जारियत की जा रही है फ़लस्तीन की तरफ से। ऐसे वक्त में ईरान और इसराइल की तरफ से जो कुछ हो रहा है, अब ईरान और अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़ पर हैं। इतवार को एक और मुज़ाकरात का दौर होने जा रहा है, लेकिन उसके बारे में पहले ही ये बातें हो रही हैं कि अब इस एस्केलेशन के बाद लगता नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे। तो सर, ये सारी सिचुएशन जो हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और क्या आपको भी यही लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो होना था वो हो चुका है? देखिए, इसमें ईरान की स्टेटमेंट तो आई है कि वो इन जो मुज़ाकरात है इसको जारी नहीं रखना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली एक वायलेशन तो हुई है। उसमें जो ट्रम्प साहब की ताज़ा ट्वीट है उसमें उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दे दिया है। अब इस पूरी सिचुएशन में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि अमेरिका ये कहता है कि उनको पता था कि हमला होने वाला है, बट बड़ा शॉर्ट टाइम दिया गया था उस पे जो भी सोचो विचार करने के लिए। जी। 1 डेढ़ दिन पहले उनको बताया गया था। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें इंटरनेशनल लॉ भी इम्प्लीमेंट होता है, बिकॉज आप इस तरह अगर लेट्स सपोज के इंटरनेशनल एजेंसी की जो रिपोर्ट थी उसकी बेसिस पे अगर आप किसी कंट्री पे अटैक कर रहे हो, तो वो एक तो उस रिपोर्ट की एथेंटिसिटी को चेक करना बहुत जरूरी होता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो बात कर रही है कि 60% से ज्यादा यूरेनियम की एनरिचमेंट हो रही है, जिसकी बेसिस पे इसराइल ये कह रहा है कि 9 एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है ईरान अगले 1 वीक से 1 मंथ के पीरियड में, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, पहली बात। उसके बाद अगर फर्स्ट करें वो रिपोर्ट आई है तो आया उस बेसिस पे इसराइल इंटरनेशनल लॉ के अंडर अटैक कर सकता है, जो कि उसकी डोमेन में नहीं था, वो नहीं कर सकते। उसमें होता ये है कि नॉर्मली ऐसी रियासत जिसको अपना इशू हो कि उन एटॉमिक बेसिस पे या एटॉमिक वेपन्स की बेस पे उन पे हमला हो सकता है, तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं, उनकी ऑथराइजेशन ली जाती है, उसके बाद हमला किया जाता है। जी। तो इस पूरी सिचुएशन में इसराइल ने उसको बाईपास किया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसराइल ये कहता है कि वो एटॉमिक बॉम्ब बन जाने थे, लेकिन इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि भाई पहले वो बने हो, उसके बाद आपके पास सर्टन होना चाहिए कि इस दिन ये हमला होने वाला है, जिसकी वजह से प्रिवेंशन के तौर पे हमने ये अटैक किया। अब जो अहम चीज ये है कि उसमें इसराइल ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया, जो सेक्शन 2 है, बड़ी आर्टिकल इंपॉर्टेंट 2 है, बात कर रहे हैं। आर्टिकल सो सॉरी टू 51 है। इंटरप्ट यू, मैं चाह रही हूँ आप यही बात, एक सवाल ले लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। एक तो ये सर कि क्योंकि इसराइल को भी हम देखते हैं और अमेरिका को भी हम देखते हैं, जिनको मसला है ईरान के एटमी हथियारों से, उनके इस अफजोदगी से। तो अब क्या सर इनको ये दुनिया में साबित करना पड़ेगा, अगर ये रुकवाना चाहते हैं तो इनको साबित करना पड़ेगा कि क्यों ईरान के पास ये हथियार नहीं होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में। फिर दूसरा ये कि क्या अब इस सिचुएशन के बाद ईरान के पास कानूनी जवाज आ जाता है कि वो ये हथियार, एटमी हथियार बना सकता है? ये उसमें सबसे पहले तो एक एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होता है, जिसपे बहुत सारी कंट्रीज ने साइन किए हुए हैं। ईरान ने भी उस पे साइन किए हुए हैं कि सिविल मकासद के लिए आप सिर्फ अपने एटॉमिक जो भी वेपन्स हैं, एटॉमिक वेपन नहीं बनाओगे, जो आप न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करेंगे आप सिविल मकासद के लिए यूज करेंगे, आप वेपनाइज नहीं करेंगे उसको। उसका नॉर्मली जो जिस तरह आजकल यूएसए कह रहा है कि 3.6 से आप ऊपर ना जाएं, ईरान को ये कह रहे हैं, बट ऑब्वियसली रिपोर्ट ये थी कि वो ज्यादा कर रहे थे। पहली बात तो ये है। अब उसमें बातचीत जो हो रही थी वो उसकी परसेंटेज पे हो रही थी। अब ईरान ऑब्वियसली, अगर फर्ज करें, ये रिपोर्ट भी थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी थी, उसकी पिछले 20 साल में पहली दफा ये रिपोर्ट आई है कि ईरान उसको वायलेट कर रहा है। बट एज जैसा मैंने बताया कि पहली बात तो उसमें प्रूफ नहीं थे। दूसरी बात ये है कि अगर प्रूफ थे भी तो ईरान पे एक तो सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि वो एजेंसी का एक वफद उनको कहता है कि हमने विजिट करना है, जो विजिट की अभी तक कोई भी ऐसी आप कह लें कि रिक्वेस्ट नहीं आई थी। अब आज के तनाज़ुर में अगर आप कहते हैं तो इसमें जो एटॉमिक एजेंसी है वो एक साइड पे खड़ी है, बट यूनाइटेड नेशंस का वॉच डॉग का चेयरमैन डिफरेंट कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जी किसी भी सूरत में किसी भी स्टेट को जो एटमी असासे होते हैं किसी स्टेट पे, उस पर हमला नहीं करना चाहिए। और ये बिल्कुल बात ठीक है। अगर आप उसमें अटैक करते हैं तो उसमें रेडिएशन हो सकती है, जिससे पूरा रीजन तबाह हो सकता है। तो इसमें बेसिकली इसराइल ने तो पूरे रीजन को खतरे में डाल दिया हमला करके, और ये वायलेशन है, ये सीवियर वायलेशन है ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसी वजह से अगर आप देखें कि जी। यूरोपियन ठीक। यूनियन इस पे चीख पड़ी है, आज एक क्लियर रिफ्ट नजर आई है पूरी दुनिया में। और आगे ईरान क्या करता है, ये एक अहम चीज है। ईरान के पास इतनी एक्सेस है, इतनी जी। पावर है, इतनी उसकी सलाहियत है
तो उस चीज से लड़ सके। अब जी उसके पास अब होप जो बचती है, रशिया जो एग्जैक्टली बचती है कि यही रशिया यही राशिद बैकिंग कर साहब, रहा है यही उसमें। सवाल हमने उठाया था कि क्या ईरान के पास इतनी कैपेसिटी भी है कि वो बात जो कर रहे हैं बदला लेने की, तो वो बदला लेंगे किस तरह से? अब खालिद साहब ये नहीं, फरमाइएगा सर कि ईरान तो कह रहा है बदला लेने की बात वो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं ना कि फलस्तीन में ऑलरेडी तबाही हो चुकी है, पिछले 2 साल से वहां पर इसराइल तबाही कर रहा है, अब ईरान के ऊपर भी अटैक्स शुरू कर दिए हैं और लातादाद आज के अटैक्स हुए हैं। तो इसके बाद आपको इस खित्ते पे इसका इम्पैक्ट क्या दिखाई दे रहा है? और इसके साथ साथ क्या वो कंट्रीज जो कि ईरान की हिमायत याफ्ता हैं या फिर इसराइल के जो कि एज सच नजर नहीं आते हैं सिवाय अमेरिका के, तो वो भी इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं फिर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये दुनिया तो डिवाइड होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ईरान आइसोलेटेड है। अमेरिका की और इसराइल की जो नेशनल इंटरेस्ट दूसरे मुल्कों से कन्वर्जेंस है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। अभी आपने देखा $1 ट्रिलियन की तो इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है मिडल ईस्ट के मुल्कों ने अमेरिका में, तो स्टेक होल्डर उस तरफ ज्यादा है। इसराइल ने एक और बड़ा स्मार्ट मूव की हुई है, आप नोट कीजिएगा कि वो ऑलमोस्ट, अगर दुनिया की पॉपुलेशन में कैलकुलेट करूं तो इसराइल की पॉपुलेशन दुनिया की 8 बिलियन आबादी का 0.115% है सिर्फ, जो कि ऑलमोस्ट 10 मिलियन बनती है। इतनी थोड़ी पॉपुलेशन के बावजूद दुनिया में उनका 27 गुना ज्यादा, अपनी पॉपुलेशन ज्यादा एक्सपोर्ट है मिलिट्री हार्डवेयर का। इस वक्त पिछले 10 सालों में इसराइल की जो एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हुई है। इस वक्त वो $15 बिलियन 2024 में उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। और आप सुनकर हैरान होंगे कि तकरीबन 40% उसमें से इंडिया कस्टमर है और 25% वही जिन मुल्कों का आप जिक्र कर रही हैं वो 25% अरब मुल्क हैं जो इसराइल के वेपन्स के कस्टमर्स हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स के और सेंसर्स के, रेडार्स के और जैमर्स के। तो आप मुझे बताइए कि ये जो मुल्क अरब हैं वो एक तरफ अमेरिका के साथ उनका नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहा है, इसराइल के वो स्टेक होल्डर है, तो ऑब्वियसली कैसे वो उनके खिलाफ, ईरान के खिलाफ खड़े होंगे? खालिद साहब, वैसे मैं मेंशन करना भूल गई थी, एक तो हमारा पड़ोसी ही है जो कि उनके नक्शे कदम पर भी चल रहा है, इसराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है, और उसी तरह की हरकतें जो वहां नेतन्याहू करते हैं या नरेंद्र मोदी करते हैं। खालिद साहब मुझे ये फरमाइए सर, हमने देखा कि ईरान के ऊपर जब अटैक्स इसराइल की तरफ से किए गए तो उनकी तरफ से तो कोई बगैर किसी रुकावट के अपनी एयरबेस से उड़े और यहां पर अपने अहदाफ को निशाना बना लिया। क्या ईरान भी यही कर सकता है या ईरान को किसी न किसी मुल्क की बेसिस की जरूरत पड़ेगी रिटेलिएट करने के लिए, इसराइल पर को निशाना बनाने के लिए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ईरान की एयरफोर्स की हालत इतनी अच्छी नहीं है कंपैरेटिवली। अगर मैं इसराइल के साथ तो बिल्कुल कोई मुकाबला इसलिए नहीं है कि इनके पास जो जहाज F-14 और F-4 फैंटम है वो शाह ईरान के जमाने के हैं, जिसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 50 साल या 40 साल पुराने, इससे भी पुराने ज्यादा जहाज हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स बंद हो चुके हैं बड़े अरसे से, वो ओपन मार्केट से उसको मुश्किल से मेंटेन करते हैं। और ये जो आज एक उन्होंने जफर बेस अटैक किया है उस पर यही दोनों जहाज थे, F-4 भी और F-14 भी। नॉर्थ में है ये बेस इनका, उसको भी हमला किया उन्होंने। अगर कोई रही सही कसर थी भी तो, और दूसरी इन दोनों जहाजों की कैपेसिटी नहीं है कि ये इजराइल पहुंचे, और इन दोनों जहाजों में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग वाली ऑप्शन भी नहीं है जो इजराइल के पास है, तो कोई मैच ही नहीं है। और जाहिर है कोई मुल्क रास्ते में इनको ये हेल्प नहीं करेगा कि रिफ्यूल करके हमला कर सके। तो ये ईरान के लिए ऐसे उस तरह से मुमकिन दिखाई नहीं देता जिस तरह से इसराइल कर चुका आज सारा दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे मेहमान बैरिस्टर राशिद असलम साहब साथ मौजूद थे और खालिद चिश्ती साहब साथ मौजूद थे। इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे थे और हम दुआ गो भी और उम्मीद भी करते हैं कि किसी तरह से ये जंग बंदी हो, वरना ये पूरे खित्ते के लिए और ये दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगी, मौलिक साबित होगी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पहले विफाकी बजट पेश किया गया, सूबों का बजट पेश किया गया है, इस पर बात करते हैं तफसील से। प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहती हूँ। विफाक के बाद आज सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने भी अपने अपने बजट पेश कर दिए हैं। सिंध में ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12%, जबकि ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाह 10% इजाफे की तजवीज़ यहाँ पर दी गई है। बजट का हुजम 3,451 अरब रुपए से ज़ायद रखा गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने असम्बली से खिताब में कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 20% कटौती की गई है। इस साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपए तक महदूद कर दिया गया है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है इसका हुजम 547 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वफाक और सिंध के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा ने बजट में कम से कम माहाना उजरत में 4,000 का इजाफा करते हुए इसे 40,000 रुपए करने का ऐलान किया है। KP के बजट का कुल तखमीना 2,119 अरब रुपए
का लगाया गया है। इस पर मजीद बात करने के लिए प्रोग्राम में मुशीर खजाना है खुर्रम शहजाद, भाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे बात करूँ जो सारी सिचुएशन बजट्स के हवाले से है, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ जो इस वक्त ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट सामने आया है। इसमें आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर ये मामला मजीद बिगड़ता है तो ऑब्वियसली फिर मजीद कीमतें बढ़ सकती हैं। तो ऐसा होने की सूरत में खुर्रम पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा इसका? जी बहुत शुक्रिया किरण, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, डेफिनेटली जब तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है तो हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट है, यानी कि जो ट्रेड अकाउंट है, उसमें इंपोर्ट्स जो हैं उसमें एक सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है वो ऑयल का आता है। उसमें डिफरेंट है, एलएनजी है और क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो डेफिनेटली जब प्राइसेस कम होती हैं तो उससे फायदा होता है। आपने देखा भी है पिछले 1-1.5 साल में प्राइसेस जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई, तो उसे हमारे करंट अकाउंट में और खासकर इंपोर्ट्स में जो है हमारे रिलेटिवली बेनिफिट हुआ। और प्राइसेस ऊपर जाती है तो डेफिनेटली उसका एक जो है इम्पैक्ट आता है। लेकिन अभी तक ये 70s 60s और मिड 70s तक भी जो है कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। आप कह रहे हैं इतना बड़ा इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो बजट आप लोगों ने पेश किया उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क गिर एहतजाज करने का ऐलान कर चुकी है, तो पहले क्यों नहीं एतमाद में लिया गया उनको? देखिए जी, मैं तो इस पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा पॉलिटिकल साइड पे, बट मैं ये कहूंगा कि ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों में पोलिशन गवर्नमेंट के साथ, बल्कि हर चीज में ऑलमोस्ट पोलिशन गवर्नमेंट है और इत्तेहादियों के साथ जो है बात हमेशा की जाती है। आप देखें एग्रीकल्चर टैक्स का जो मामला था कितना एमिकेबली जो है वो हल हुआ, और उसमें सिर्फ पोलिशन गवर्नमेंट नहीं, ऑपोजिशन भी साथ रही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है यहाँ पर, सिंध ने भी अपना बजट पेश कर दिया। पीपल्स पार्टी जो मुतालबा कर रही है विफाक से, वो 50% का रेस की बात कर रही है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, लेकिन खुद जो अपना बजट पेश कर रहे हैं वहां पर 10 से 12% का इजाफा किया गया है, ये तजवीज दी गई है। ऐसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली जो बात आपने कही सिंध गवर्नमेंट की, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर बता सकेंगे कि वो 50% कह रहे थे, खुद 10-12% किया है, तो वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि इतना कम क्यों किया है। ऑब्वियसली देखें, रिसोर्सेज जो होती है ना वो बड़ी लिमिटेड है और बड़ा देखभाल के आपको चलना है। आपको फ्रीबीज आप नहीं दे सकते, आप सब्सिडीज आप नहीं दे सकते आप, और आप जो है वो ये नहीं हो सकता कि जी आप कर्जा लें और उसे बांट दें। हमने ये किया है ना हिस्टोरिकली, तभी हमारे इकोनॉमी के हालात जो है बार बार हम आईएमएफ के पास क्यों गए। तो ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो सूबों को भी मेरे ख्याल में बड़ा देखभाल के चलना है, और सूबे अपना हिसाब खुद रखते हैं क्योंकि उनको वफाक से पैसे मिलते हैं, उसके साथ वो अपना टैक्स भी जो है वो ऐड करते हैं और ऐड करें भी। मौजूदा वफाकी हुकूमत जो है ना वो मुसलसल 3 साल से जो माशी अहदाफ हैं वो हासिल नहीं कर सकी है। इस मरतबा जो तरक्की का टारगेट है 4.2%, अफरात ज़र 7.5%, बजट खसारा जीडीपी का 3.9% रखा गया है। लेकिन माहिरीन कह रहे हैं कि ये जो अहदाफ हैं ये गैर हकीकी हैं सर। अच्छा, एक तो मैं ये बताऊं कि आप कह रही हैं कि अहदाफ अचीव नहीं हुए, तो मैं आपको थोड़े से अहदाफ बता देता हूँ कौन से अहदाफ अचीव हुए हैं एक्चुअली। और ऑफ कोर्स जीडीपी का जो टारगेट था वो 3 से लेकर 3.25% के अराउंड था, और उसमें डेफिनेटली 2.7% जो आया वो नीचे है। लेकिन उसके अंदर क्या रीजंस है? उसके अंदर 2 बड़े रीजंस हैं। एक, आपके पास जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसने अंडर परफॉर्म किया है, और उसके रीजंस हैं, और वो एकदम से टर्न अराउंड नहीं आता। उसमें 1-1.5-2 सालों से मसले चले, क्योंकि हम डिफॉल्ट के वर्ष पे थे और उसके बाद वापस आए हैं, स्टेबिलिटी अचीव की है। और पहले जो था इंटरेस्ट रेट्स आपके 22% पे थे, रुपया आपका मोस्ट अनस्टेबल था, महंगाई आपकी आसमान को छू रही थी। ये सब चीजें स्टेबलाइज हुई है, जिसमें आपका जो शरह सूद है वो आधा हो गया है। रुपया आपका मोस्ट अनस्टेबल से मोस्ट स्टेबल करेंसी बन गया दुनिया की। उसके साथ साथ आपके यहाँ महंगाई की शरह हिस्टोरिक लो पे भी आ गई, और फूड की शरह जो 50% पे थी वो नेगेटिव भी हुई है। चीजों की कीमतें थोड़ी थोड़ी नीचे भी आई हैं। तो ये सब चीजें देखिए चेंज होती है ना। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ कि टैक्स रेट से लेकर, एनर्जी प्राइसेस से लेकर, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, यानी कि जो पैसा आप बैंकों से बोरो करके इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेसेस में, तो ये सब चीजें बहुत महंगी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी की प्राइसेस नीचे आई हैं, आपके यहाँ शरह सूद नीचे आ गई। अब टैक्स आहिस्ता आहिस्ता अपने जो डायरेक्शन और ट्रेवल है वो चेंज हुआ है, थोड़े थोड़े रिलीफ उस पर आने शुरू हुए हैं। तो ये बड़ी बात है, यहाँ से आपको जो ये मैन्युफैक्चरिंग है या इंप्रूवमेंट आएगी। फिर दूसरा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के अंदर डिक्लाइन आया है बड़ी फसलों में,
लेकिन बात यह है कि लाइव स्टॉक ने थोड़ा सा उसको पूरा किया है। इनपुट प्राइसेस नीचे जाती हैं तो ये चारे की प्राइसेस और इनपुट प्राइसेस बेहतर होती हैं, इन्फ्लेशन नीचे जाती है। तो उसकी वजह से देखिए एक अगर मैं एज किसान बात करता हूं तो मेरा एक व्यू ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली ऐसा होता, ये हो सकता है। देखिए एजम्पशंस, क्वालिटी ऑफ एजम्पशंस मैटर करती है। मेरा व्यू हो सकता है कि जी मुझे फसल पे अच्छी कीमत नहीं मिल रही तो मैं जानवर जो है वो पालूं। और जानवर आपको पता है ना, ईद जो गई है ये वाली बड़ी ईद, इस पे आप जरा एक इस पे रिसर्च कीजिएगा। जो प्राइसेस है ना जानवरों की वो डबल हुई है पिछले साल से, डबल और ट्रिपल हुई है। मैं आपको ये एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ। तो भाई आपको लाइव स्टॉक पे अगर अच्छी प्राइस मिल रही है, अच्छा मार्जिन मिल रहा है, तो आप फसल को थोड़ा छोड़ के ऑल्टरनेट पे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खुरम साथ ही मौजूद रही, कुछ एतराजात IMF की तरफ से भी आ रहे हैं, ऐसी भी खबरें रिपोर्ट हुई हैं, तलात आई हैं, तो इसकी भी मैंने कंफर्मेशन आपसे लेनी है और मजीद भी बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। खुरम शहजाद मुशीर ख़जाना प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। खुरम ये फरमाइएगा, कुछ खबरें आई इस तरह की कि IMF की जानिब से ग्रांट्स देने पर एतराज़ किया गया 344 अरब रुपए की, और इनको मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी करार दिया गया। कुछ इत्तलात आई हैं? आई डोंट नो, ये ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसने ग्रांट्स पे कुछ कहा है IMF ने। अच्छा ठीक है, आप इसको कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे ये फरमाइए कि बजट तकरीर में बताया गया कि पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपए फी लीटर की शरह से कार्बन लेवी आयद की जाएगी, जो अगले साल बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर कर दी जाएगी। तो इससे कितना फर्क पड़ेगा कीमतों पर, और वजह क्या है इसकी? फर्क से मुराद प्राइसेस हैं। तो देखिए अभी हो क्या रहा है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो अभी तक जो एवरेज आ रहा था वो नीचे ही था, और अब थोड़ी सी बढ़ गई है ऑफकोर्स, लेकिन मेरे ख्याल में उस पर कोई इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी दो वजूहत हैं कि कीमतें नीचे आती गई थी तो उसमें एक रूम था गवर्नमेंट के पास एडजस्ट करने का, और उसे रिसेंटली किया भी था। आपने देखा होगा जो पेट्रोलियम लेवी थी वो बढ़ा दी गई थी और उसको रीरूट करके उस पैसे को बलूचिस्तान के कुछ प्रोजेक्ट्स में लगाने की बात की गई थी। तो ये कार्बन लेवी का एक खास कॉन्टेक्स्ट है, और कार्बन लेवी का कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि एनवायरमेंटली जो इनएफिशिएंट फ्यूल्स होते हैं जो एनवायरमेंट को बहुत खराब करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा वर्स्ट हिट कंट्रीज में से जो क्लाइमेट से जो है ना नुकसान हुए हैं। 2022 का आपको याद है फ्लड्स और उसके नुकसान, इंसानी और माली नुकसान कितने हुए। तो इस वजह से इस तरह के स्टेप्स हैं जिससे आपकी डिस्करेजमेंट होने की। लेवी जब भी लगती है ना किसी चीज को डिस्करेज करने की, तो ये छोटी लेवी इसलिए स्टार्ट की जा रही है। हमने IMF से 1.4 बिलियन डॉलर्स लिए हैं कि हम उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो लगाएं जिससे एनवायरमेंट बेहतर और ग्रीन इकोनॉमी आए। इस वजह से ये उसका एक हिस्सा है। तो मेरे ख्याल को इतना बड़ा इशू है। ये भी फरमाइएगा, PDM हुकूमत ने भी और इनफैक्ट मौजूदा हुकूमत के ओथ लेने के ठीक 1 महीने बाद यानी 14 मार्च को वजीर आजम साहब ने तकरीर की, सादगी अपनाने की बात की, किफायत शियारी की बात की, अपने खर्चे कम करने की बात की, लेकिन हो इसके बरक्स रहा है। अरकान पार्लियामेंट, कैबिनेट मेंबरान की तनख्वाहों में कई गुना इजाफा हुआ, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के 534% इजाफा हुआ, वजीर आजम की सरकारी रिहाइश गाहों के लिए जो अखराजात हैं वो 72 करोड़ से बढ़कर 86 करोड़ हो गए। और ये सब ऐसी सिचुएशन में हो रहा है जब मुल्क में जो गुर्बत है वो 40% से बढ़कर 45% के करीब पहुंच गई। कोई वजाहत है इसकी, कोई जस्टिफिकेशन? अच्छा देखिए इसमें दो हिस्से हैं इसके। एक तो देखें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, अगर वो जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है तो उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट जो है अगर मिलकर डिसाइड कर रही है तो वो है। हाँ अगर मिनिस्टर्स की या कैबिनेट की तनख्वाहें बढ़ती है तो देखिए वो फाइनेंस मिनिस्टर भी आपको उसकी जस्टिफिकेशन दे चुके हैं और वो बड़ी रीजनेबल है कि 2016 के बाद अगर तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं और आप एक एवरेज इन्फ्लेशन रेट भी लगा लें, उसको आप जो है जरा कैलकुलेट भी कर लें, तो आपको पास इतने ही कुछ बन जाते हैं आपके पैसे जो होने चाहिए, जो एक रीजनेबल जो है। देखें ये बात सही है कि बहुत सारे साहिब हैसियत अफराद भी हैं, बट ये भी बात है उसमें कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके इतने ज्यादा कोई कोई इतने स्ट्रांग कोई वेल्दी बैकग्राउंड्स नहीं है और वो काम करते हैं। देखिए मैं अपना आपको बताता हूँ क्या होना चाहिए। देखिए आप जब भी रीजनेबली पे करते हैं किसी को भी उसके मेरिट के हिसाब से, उसके जो भी उनके एक कॉम्पिटेंस होती है उसके हिसाब से, तो वो उसके बाद फिर अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब चीजें भी आप कर सकते हैं। तो भाई अगर कोई काम कर रहा है और उसको करना है तो आप उसको एक रीजनेबल जो है हिसाब से आप उसको इंक्रीज देते रहें, जो भी उसका एक परफॉर्मेंस है आप उस मेरिट पे करते रहें। लेकिन अगर आपको लगता है कि जी ये तो डिसीजन ही गलत है और ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो उसकी देखिए कोई बेसिस तो होनी चाहिए ना। आप मुझे बताएं कि इसकी बेसिस क्या होनी चाहिए थी? क्या 10% होना चाहिए था?
50% होना चाहिए था या 1000% होना चाहिए था, कोई कहीं से स्टार्ट तो करना है। तो वो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो एक रीजनेबल नंबर है। आप देखें गवर्नमेंट की तनख्वाहें हो या हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी होता है ऐसा, तनख्वाहें जो है एटलीस्ट इन्फ्लेशन के हिसाब से सपोर्ट जरूर दी जाती है, ओवर एंड अबव आपकी परफॉर्मेंस। आप 2016 से बात करें तो अगर 2016 से अब तक भी अगर एवरेज भी निकाल लिया जाए ना तो 10%, 15%, 20% ये बढ़ते बढ़ते 9 साल में 100% से 150% होती है, यहाँ तो 500% से अबव है। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? नहीं देखिए, 2016 से 2025 के बीच में तकरीबन 9 साल में अगर आप एवरेज ग्रोथ लगा लें इसकी, तो वो इन्फ्लेशन के पास पास ही आनी चाहिए, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जिसमें थोड़ी रियल ग्रोथ हो जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल किरण ऐसे ही है कि आप करेंसी की, मैं एग्जांपल देता हूं कि करेंसी को आप रोक के रखें जबरदस्ती और 5वें 6ठे साल एकदम से वो 150% जो है वो करेंसी चली जाए, तो यही हुआ है ना। आपको याद है ना करेंसी के साथ, करेंसी पे हमारा क्या हुआ? ये एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि जब आप हर साल एक सर्टन जो रीजनेबल नंबर है उस पर ग्रोथ नहीं देंगे और आप 10 साल के बाद आपको रियलाइज होगा कि जी आप करें, तो यही होता है। और आप जो मुलाजमीन की बात कर रही हैं उसमें हर साल इंक्रीज का आया है, इन्फ्लेशन नहीं बल्कि इन्फ्लेशन से बढ़ के आया है। अब लास्ट ईयर देख लें 20% इजाफा था ना लास्ट ईयर मुलाजमीन, और एक्चुअली इन्फ्लेशन कम हो गई, और इस मरतबा इन्फ्लेशन कम हुई है तो इजाफा भी कम हुआ। बहुत शुक्रिया आपका खुरम शहजाद प्रोग्राम में साथ मौजूद है। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, कश्मीर को और मुस्लिम दुनिया को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।